हेलो गाइस, वेलकम टू डेली पीसीएस। हम लेकर आए हैं आपके सामने आज 10 अप्रैल का करंट अफेयर। तो हम देखते हैं कि आज क्या कुछ खास रहा। ठीक है, तो हमारी पहली खबर है कि वेस्ट एशिया वॉर कट्स इंडियाज़ ग्रोथ आउटलुक टू 6.6%। तो ये 6.6% किसके अकॉर्डिंग है? ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है। ओके, वर्ल्ड बैंक, यहाँ देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है इंडियाज़ ग्रोथ आउटलुक इसने डाउनवर्ड दिखाया है 6.6% फ्रॉम 7.2। 7.2% इसने पहले प्रिडिक्ट किया था, अभी कितना बोला इसने? 6.6%। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये जो डेटा इसने दिया, ये कौन सी रिपोर्ट में दिया? तो इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। रिपोर्ट का नाम है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ये नाम है रिपोर्ट का। जारी हु रिलीज दिस रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड। ओके, फिर हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी टू बी लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लॉन्च फैसिलिटी है इंडिया की, क्या कहते हैं कि, तो ये इंडिया की पहली लॉन्च फैसिलिटी है। ठीक है, और ये कहाँ पे लॉन्च की जा रही है? आंध्र प्रदेश में। तो ये किस दिन लॉन्च की जाएगी? तो 14 अप्रैल 2026 को। तो ये जो 2026 को लॉन्च की जाएगी, इस दिन वर्ल्ड क्वांटम कंप्यूटिंग डे भी होता है। वर्ल्ड क्वांटम कंप्यूटिंग डे। ठीक है, हमारी अगली न्यूज़ है कि सीडी गोपीनाथ इंडियाज़ ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर पास्ड अवे। ओके, तो ये जो अभी, अच्छा, ये जो क्रिकेटर थे सीडी गोपीनाथ, ये अब इस समय इंडिया के ओल्डेस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने टेस्ट खेला हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया के लिए 8 टेस्ट मैचेस खेले थे। ठीक है, और इंडिया की जो पहली विक्ट्री थी टेस्ट मैच में, वो 1952 में आई थी अंडर कैप्टेंसी ऑफ विजय हजारे। अब आप विजय हजारे ट्रॉफी के नाम सुनते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी, तो विजय हजारे वाज कैप्टन ऑफ इंडिया। ओके, तो वो इंडियन टीम के कैप्टन थे। तो जो इंडिया का जो पहला टेस्ट मैच इंडिया ने जीता था, वो 1952 में विजय हजारे की कैप्टेंसी के अंडर जीता था। और वो जो टीम थी, उसकी जो प्लेइंग 11 थी, ठीक है, उस प्लेइंग 11 के पार्ट थे सीडी गोपीनाथ। ठीक है, और इंडिया ने वो जो मैच जीता था, वो किसके खिलाफ जीता था? तो वो जीता था इंग्लैंड के खिलाफ। इंडिया ने अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री इंग्लैंड के खिलाफ की। और स्टेडियम कहाँ का था? तो चेन्नई लोकेशन। ठीक है, फिर हम अगली न्यूज़ देखते हैं कि कश्मीर साइंटिस्ट क्रैक्ड कल्टीवेशन ऑफ रेयर ₹40,000 मोरेल मशरूम्स। ठीक है, तो ये जो मोरेल मशरूम है, ये एक्चुअली बहुत कॉस्टली मशरूम है। कई जगह इसकी कॉस्ट दिखाते हैं 18,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक, 40,000 रुपीज़ तक इसकी कॉस्ट रहती है। ये पर केजी के प्राइस हैं। ओके, इसको गुच्ची मशरूम भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, वहाँ की जो शेर कश्मीर करके यूनिवर्सिटी है, वहाँ की एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने जो है ये गुच्ची मशरूम को क्या कहते हैं, कंडीशनल उसमें जो है डेवलप किया है अब अंडर कॉमर्स। अब ये जो इसको जो इन्होंने उगा लिया है, इसका कल्टीवेशन किया है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा?
तो अभी तक ये नेचुरली ग्रो कर रहे थे, ठीक है। तो नेचुरली ग्रो कर रहे थे कहाँ पे? वाइल्ड में। तो अभी तक उनका, तो हमें जितने डेवलप ग्रो होंगे उतना ही हमको मिलेंगे। अब क्या है कि अब जब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर जाएंगे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो वहाँ से इसका कॉमर्शियली ग्रो किए जा सकते हैं, ये कॉमर्शियली, ठीक है। फिर अगली न्यूज़ देखते हैं हम। तो ये देखिए पीएम मोदी ने, पीएमओ इंडिया, पीएम मोदी का ट्वीट मानेंगे इसको। तो पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर एनुअल सोलर कैपेसिटी एडिशन, सेज यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी ने कहा कि इंडिया ने अपनी अब तक की हाईएस्ट, जो एक साल में जितना एडिशन कर सकते थे उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एडिशन इस साल किया है। कितना कितना? तो 45 गीगावाट का जो है कैपेसिटी एडिशन किया है, सोलर कैपेसिटी एडिशन किया है इंडिया ने। कौन से ईयर में? 2025-26, ठीक है। और जिसमें उन्होंने एक डेटा और दिया कि वो सिर्फ मार्च 2026 में इंडिया हैज़ एडेड 6.65 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी। क्या मतलब है सोलर एनर्जी कैपेसिटी का? इसका मतलब है कि इन्होंने इतना जो सोलर सिस्टम है वो इस कैपेसिटी के सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दिए। अब वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मार्च महीने में कितना इंस्टॉल हुआ? इतना। पूरे साल में कितना हुआ? 45 गीगावाट। ये जो है ये किसी भी मंथ का हाईएस्ट है। 6.6 गीगावाट जो मार्च मंथ में हुआ है, तो एक मंथ में सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। पूरे ईयर में 45 गीगावाट, ओके। फिर चलिए क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 27 जीडीपी ग्रोथ टू मॉडरेट 6.6%। तो अभी हमने देखा था कि हाँ, ये बात सही है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस कर दी है। पहले उसने 7.2% बोला था, अभी कम कर दी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। वर्ल्ड बैंक्स इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ठीक है, IDU वॉज रिलीज्ड इन इट्स डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट। डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट मीन्स फर्स्ट टाइम कब रिलीज़ हुई? फर्स्ट टाइम इन 2014। तो ये जो खबर है इसमें ये 2014 ये गलत है, ये फर्स्ट टाइम 2013 में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पूछा स्टेटमेंट, तो फिर UPPCS का जो पैटर्न है उसमें वो फर्स्ट टाइम कब बना, तो वो ये पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया कि नहीं, ये जो इंडिया डेवलपमेंट अपडेट की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसने रिलीज़ की? तो वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। और कब रिलीज़ की? तो 2013 में फर्स्ट टाइम। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। ओनली वन हमारा आंसर हो गया C, ठीक है। इस चीज़ पे भी ध्यान रखिए कि अगर ओनली वन इज़ करेक्ट तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि 1 लिख दिया आंसर। इस चीज़ का पेपर करते टाइम बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन गलत होते हैं। आई हैव सीन पीपल मेकिंग सच मिस्टेक्स, आई माई सेल्फ हैज़ मेड सच मिस्टेक्स। सो keep this in mind that choose the answer on the basis of these options, not on this, okay. तो वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ टू 6.6%। प्रीवियस एस्टिमेट क्या था? 7.2%। रीज़न क्या है? वही वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट और एनर्जी सप्लाई में डिसरप्शन, ठीक है। अब उन्होंने ये साथ साथ ये भी बोला कि जो वाइल रोबोस्ट डोमेस्टिक डिमांड कीप्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग, जो इंडिया की जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, वो बहुत हाई है, उसकी वजह से ग्रोथ जो है स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्रेटन्स हायर इन्फ्लेशन, तो इस वजह से लेकिन होगा क्या कि हायर इन्फ्लेशन, रिड्यूस्ड हाउस होल्ड इनकम एंड इंक्रीज्ड सब्सिडी बर्डन, सब्सिडी का बर्डन, ये तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के जो एक्टिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है पॉल प्रोसी,
तो उन्होंने ये कहा है कि इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग करो और इंडिया का जो यूथ है, यंग पीपल है, उनको वर्क फोर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व करो, ये उन्होंने सजेस्ट किया। ठीक है, फिर ये हम देख लेते हैं, ये डेटा है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक कि जो देखो, जो पहला स्टेटमेंट था, जैसे हमने क्वेश्चन देखा था ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जब वर्ल्ड बैंक ने पहली बार रिपोर्ट कब रिलीज़ की थी, ठीक है, इसकी जगह पे ये स्टेटमेंट ये भी डाल सकती थी यूपीपीसीएस कि वर्ल्ड बैंक कब बनी, ठीक है, और उसमें डाल देता 1952 या फिर कोई और डेट 1950, तो वो गलत हो जाता है। कब बनी, 1944। तो हमें इस तरीके से भी इसको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये बनाई गई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट कौन है, अजय बग्गा। एमडी और सीएफओ कौन है, अंशुला कांत, ठीक है। फिर बाकी और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। तो एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बाकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये कौन रिलीज़ करता है, ये भी वर्ल्ड बैंक। ये सारी वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है। थोड़ा रिपोर्ट को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब ऑप्शनल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनको पुट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये एक रिपोर्ट थी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो उन्होंने क्या किया कि 2020 तक तो जारी की, उसके बाद फिर बंद कर दिया। फिर पायलट बेसिस पे ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। इसको शायद से 2021 to 26 तक शायद इसकी डेट है। इस पीरियड के लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, आई विल टेल यू टुमारो, ठीक है, किस पीरियड के लिए लॉन्च किया। तो अभी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बिजनेस रेडी से रिप्लेस हो रखा है, पर ये परमानेंट नहीं है। अभी इसको पायलट बेसिस पे चलाया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो हो सकता है पायलट बेसिस पे है तो पूछ लें। तो बाकी हमने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखी, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट देखी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देखी, बिजनेस रेडी, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश इज लॉन्चिंग इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस क्वांटम टेस्ट एंड रेफरेंस फैसिलिटीज़ पार्ट्स ऑफ अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव, ठीक है। और किस दिन होगा, तो ये वर्ल्ड क्वांटम डे जिस दिन होगा 14 अप्रैल 2026 को। तो ये हमने देखा था कि ये स्टेटमेंट ठीक है। नेशनल क्वांटम मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST विच ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है कि जो ये अपना नेशनल क्वांटम मिशन है NQM, ठीक है, वो डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस DST के उस NQM किसके अंडर आता है, ऐसे देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है DST, और DST के अंडर आता है नेशनल क्वांटम मिशन। ये मिनिस्ट्री ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि मिनिस्ट्री अक्सर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो बोथ A एंड B आर करेक्ट, सो हमारा आंसर हो गया A, ठीक है। अब इन जो ये फैसिलिटीज़ हैं तो ये कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश की जाएंगी, तो एक SRM यूनिवर्सिटी अमरावती और दूसरा मेधा टावर गन्नावरम में, ठीक है। SRM यूनिवर्सिटी और मेधा टावर, ठीक है। पर्पस क्या है इनका, तो प्लेटफॉर्म्स अलाउ रिसर्चर एंड इंडस्ट्रीज टू टेस्ट एंड सर्टिफाई, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर एंड सपोर्टिंग नेशनल क्वांटम मिशन टेक्नोलॉजीज। तो लैब ऑपरेट एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर, क्रायोजेनिक टेम्परेचर होता है जो -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, ठीक है। अब एडवांसिंग इंडिजीनियस क्वांटम हार्डवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, जो क्वांटम हार्डवेयर डेवलपमेंट है उसके लिए उसको एडवांस करना। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोजेक्ट इंक्लूड 8 टावर्स डेडिकेटेड टू क्वांटम रिसर्च एमिंग फॉर अमरावती टू बी अ टॉप ग्लोबल क्वांटम हब। तो इन्होंने क्या करना है कि अमरावती को क्वांटम हब बनाना है,
ठीक है। लॉन्च डेट कब है? वर्ल्ड क्वांटम डे वाले दिन 14 अप्रैल। ठीक है। अब हम नेशनल क्वांटम मिशन को देख लेते हैं, कब लॉन्च किया गया? अप्रैल 2023। आउटले कितना मिला इसको? तो 6,365 करोड़। अब कब तक के लिए? 23 से 31 तक, 2023 से 2031 तक। ठीक है। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग 50 to 100 फिजिकल क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है। क्या इसका फोकस क्या है कि 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट। कितना? 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट। क्यूबिट क्या है? तो क्यूबिट यूनिट है किसकी? क्वांटम कंप्यूटिंग की। 2024 और 23 के यूपीएससी के पेपर में उन्होंने सीधे पूछ लिया था व्हाट इज़ क्यूबिट, और जिनको पता था तो उन्होंने सही आंसर किया था कि दिस इज़ अ यूनिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है। जैसे एनर्जी की यूनिट जूल है, वॉट है। ठीक है। जैसे जिस तरीके से पावर की यूनिट वॉट है, तो उस तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग की क्या यूनिट है? क्यूबिट। ठीक है। गोल क्या है इसका? सीड नर्चर एंड स्केल R&D इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड क्रिएट वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ठीक है। इसके अंडर 4 थीमेटिक हब्स बनाए गए। ठीक है। कहाँ कहाँ वो हब बने? तो बेंगलोर, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली, इन चारों की जगह की IIT में वो हब बनाए गए। चारों को अलग अलग काम दिया गया। क्या काम दिया गया? तो बेंगलोर, ISC बेंगलोर में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन कहाँ? IIT मद्रास, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी IIT बॉम्बे, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस किसको दिया गया? IIT दिल्ली को। एज ऑफ अप्रैल 2026 द मिशन हैज़ सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड 1000 किलोमीटर क्वांटम कॉमर्शियल नेटवर्क। ओके। क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। क्यूबिट इज़, जिसको क्वांटम बिट भी बोलते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट है ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। ओके। फिर अगला देख लेते हैं। ही वॉज द पायनियर इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट एंड लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ फर्स्ट एवर टेस्ट विनिंग टीम इन 1952। तो ये बात सही थी कि वो इकलौते सर्वाइवर थे उस टीम के जिसने 1952 में पहला टेस्ट जीता था। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन पर्थ अंडर कैप्टेंसी ऑफ विजय हजारे। तो देखो, फर्स्ट टेस्ट इंडिया ने जीता अंडर कैप्टेंसी ऑफ विजय हजारे, इस बात में कोई गलती नहीं है, पर वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीता और पर्थ में जीता, ये दोनों गलत बातें हैं। कहाँ जीता? किसके खिलाफ जीता? तो जीता तो इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है। और जीता कहाँ? तो चेन्नई में। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा हो गया हमारा गलत। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, ओनली 1 करेक्ट। ओके। अब CD गोपीनाथ के लाइफ और करियर को देख लेते हैं। तो ये बात तो हम देख चुके हैं कि प्लेइंग 11 के पार्ट थे फरवरी 1952 में। ठीक है। उसके बाद टेकिंग द फाइनल कैच, उन्होंने फाइनल कैच भी लिया था CD गोपीनाथ ने। ठीक है। टेस्ट करियर उन्होंने 8 टेस्ट मैच खेले, कब से कब तक? 1951 से 1960 तक। ओल्डेस्ट क्रिकेटर हैं थे वो इस समय, जब डेथ से जस्ट पहले वो ओल्डेस्ट क्रिकेटर थे इंडिया के, और सेकंड ओल्डेस्ट थे वर्ल्ड में अभी ऑस्ट्रेलिया के नील हार्वी के बाद। ओके। पोस्ट प्लानिंग वो चेयरमैन भी रहे नेशनल सेलेक्टर्स के जो बोर्ड होता है उसके चेयरमैन भी रहे, और टीम इंडिया के मैनेजर भी रहे। 1979 में टूर किया जब इंडिया ने इंग्लैंड का, उसमें। ठीक है। उनके डेथ के बाद चंद्रकांत पाटनकर करके हैं एक प्लेयर, टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो इंडिया के ओल्डेस्ट लिविंग क्रिकेटर हैं। 95 की एज है उनकी एज ऑफ नाउ। ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिस्ट एट शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुकास्ट के श्रीनगर हैव सक्सेसफुली कल्टिवेटेड अ रेयर एक्सपेंसिव एडिबल मॉर्शेला मोरेल इन कंट्रोल कंडीशन फॉर फर्स्ट टाइम। तो ये बात सही है। मशरूम का नाम क्या है? मॉर्शेला। ठीक है। इसको लोकली ऑल्सो नोन एज खांगची या कुच्ची। दीज मशरूम्स नेचुरली ग्रो इन हाई एलिवेशन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड आर प्राइस्ड बिटवीन 15,000 to 40,000 पर kg।
तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारे लिए बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हो गए। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी कहाँ की है, तो यूनिवर्सिटी है श्रीनगर की। ठीक है, श्रीनगर की यूनिवर्सिटी है। मशरूम का नाम क्या है, मॉर्सेला या मॉरेल, और क्या बोलते हैं इस मशरूम को, खांगेस या गुच्ची मशरूम। अच्छा, इस गुच्ची मशरूम पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि गुच्ची क्या है, तो वो एक मशरूम का टाइप होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर न्यूज़ में करंट में रहा तो यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, ये लोग क्या करते हैं, यूपीएससी के पैटर्न को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, तो वो लोग ये लोग क्वेश्चन इस न्यूज़ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट एट कश्मीर यूनिवर्सिटी सक्सेसफुल कल्टिवेटेड गुच्ची मोरेल। ठीक है, और दे डेवलप्ड मेथड फॉर बोथ पॉली हाउस एंड ओपन फील्ड कंडीशन। ठीक है, पॉली हाउस के अंदर भी और ओपन फील्ड में भी इन्होंने इसको ग्रो किया। ठीक है, कल्टीवेट किया। इनेबलिंग स्केलेबल एंड कंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यूड previously only wild fungus. So earlier it was it was only wild fungus. It was growing only in wild under uncontrolled conditions. Now scientists had evolved the methodology to develop it under controlled condition. अब साइंटिस्ट थे कौन कौन, तो टीम तो लीड की थी डॉक्टर तारिक ए सोफ़ी ने, और उनके स्टूडेंट रहे कामरान मुनीर। कामरान मुनीर जो थे वो फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर अंडर कंट्रोल कंडीशन, और डॉक्टर विकास गुप्ता भी थे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ओपन फील्ड शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के। ओके, द चैलेंज क्या था कि मशरूम जो है ये इसकी जो लाइफ साइकिल है बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, और इसको स्पेसिफिक एनवायरमेंटल नीड्स चाहिए रहती थी, तो इसीलिए ये फॉरेस्ट में रहता था जहाँ। और इसका एक और खासियत है, ये देखो अच्छा, कि ये जो मशरूम है ये फाउंड ओनली इन फॉरेस्ट आफ्टर फायर और स्पेसिफिक वेदर। जब फॉरेस्ट में फायर आग लग गई उसके बाद या फिर कोई स्पेसिफिक वेदर होता है तभी ये पैदा होता है, तो ये इसका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो ये चैलेंज था। ठीक है, सक्सेस मेथड्स डेवलप्ड, सक्सेसफुल ट्रायल इंक्लूडेड आइसोलेटिंग द फंगस, क्रिएटिंग स्पॉन एंड crucially manipulating environmental condition to stimulate growth and fruit after years of trial and error। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार लगाया और हो गया, ये कंटिन्यूस एफर्ट चल रहा था काफ़ी टाइम से। ठीक है, काफ़ी टाइम से एफर्ट चल रहा था इसको ग्रो करने का, और फाइनली दे हैव सक्सीडेड। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब पूरी साल इसको, अब जब कंडीशंस हमारे हाथ में हैं उनको कंट्रोल करना, तो हम तो पूरी साल उनको उगाएंगे, ईयर राउंड एंड कॉमर्शियल कल्टीवेशन। तो सोचो इतना पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, कि समझ नहीं आएगा रखें कहाँ। रेट क्या है, 40,000 रुपये पर केजी। ठीक है, तो सोच लो बस यही करना है, एक बार सिलेक्शन ले लेना है और मशरूम उगाना है। ठीक है, फिर लोकेशन, ये 3 जगह ट्रायल किए गए थे, कहाँ कहाँ, कश्मीर में इंक्लूडिंग बारामूला, अनंतनाग एंड श्रीनगर। ठीक है, अब गुच्ची मशरूम मोरेल के बारे में जान लेते हैं। ये हाईली एक्सपेंसिव वाइल्ड फंगस है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये इसको अभी कई जगह इसको ना जीआई टैग देने की बात चल रही है कश्मीर के लिए। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ होती है, तो कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में भी पाई जाती है और उत्तराखंड में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देख लो कि ये जो है बेसिकली कॉनीफेरस फॉरेस्ट जो है वहाँ पे पाई जाती है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, हाई एल्टीट्यूड के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया एडेड 45 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी इन 2025-26। ओके, विद राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु इमर्जिंग एज टॉप कंट्रीब्यूटिंग स्टेट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 45 गीगावाट सोलर एनर्जी इन्होंने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंस्टॉल की 25-26 में, और राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु टॉप कंट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, इंडिया रैंक 3rd एज पर IRENA रिन्यूएबल एनर्जी स्टेटिस्टिक्स 2025। तो ये भी सही है कि इंडिया की रैंक 3rd है। ठीक है, क्या कहते हैं कि 3rd है किस चीज़ में, तो
तो यहाँ पे ये हमने मिस कर दिया कि इंडिया रैंक्स थर्ड इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थर्ड है इसकी रैंक, दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अब आप देखिए कि ये हम देख चुके हैं कि 45 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल की हमने। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु इमर्ज टॉप कंट्रीब्यूटर, ठीक है, इमर्ज एज टॉप कंट्रीब्यूटर। अब सोलर एनर्जी जो इंडिया में है अभी कितना है, तो 31 मार्च 2026 तक ये 150 गीगावाट है। तो 2014 में ये 2.28 गीगावाट थी, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 147.44 गीगावाट, ठीक है। तो वैसे ये डेटा मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से पूछेगा, ये पूछ सकता है कि कितना प्रोडक्शन था 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। ग्लोबली हम देखें तो इंडिया थर्ड रैंक कर रहा है, ठीक है। किसके बाद, तो चाइना के बाद। चाइना पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे यूएस है। अब चाइना कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो 800 गीगावाट और यूएस 170 गीगावाट। तो मुझे लगता है कि इंडिया यूएस को तो टेक ओवर कर लेगा थोड़े टाइम में, ठीक है। और इंडिया का रीज़न क्या है इतना स्पेसिफिक, क्यों ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया का बहुत सारा जो एरिया है वो 300 से 330 दिन, साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज़। तो अ लार्ज एरिया ऑफ इंडिया, उसमें क्या होता है 330 दिन तक सनी डेज़ होते हैं। सनी डेज़ का मतलब धूप निकली रहती है, ठीक है। एंड एवरेज सोलर इंसिडेंस, ठीक है, स्टैंड एट 4.7 किलोवाट आवर स्क्वायर पर स्क्वायर पर मीटर पर डे, ठीक है, स्क्वायर मीटर पर डे। मतलब कि जो पर डे पर स्क्वायर मीटर जो एरिया है उस पे कितना सोलर इंसिडेंस होता है, तो 4 से 7 किलोवाट आवर, ये पावर की यूनिट है, ठीक है। फिर हम देखते हैं और क्या है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम थी, तो पीएम सूर्य घर के बारे में हमने देखा था अभी पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में। कब लॉन्च हुई, 2024 में। तो इनका टारगेट क्या था, कि इनका टारगेट था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को, ठीक है, हम क्या करेंगे, सोलर रूफटॉप सॉल्यूशन। रूफटॉप सॉल्यूशन का मतलब होता है कि छत के ऊपर जो सोलर लगता है उसको रूफटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम, रूफटॉप सोलर सिस्टम लोगों के घरों पे छत पे लगा के लगवाएंगे 1 करोड़ हाउस होल्ड को। पूरा कितना कर लिया है अभी तक उन्होंने, दिसंबर 2025 तक 23.9 लाख हाउस होल्ड्स जो हैं उन्होंने सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा लिया है, ठीक है। ये डेटा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस पे क्वेश्चन की बन जाए, ठीक है। ये डेटा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये और ये भी, ठीक है। और स्कीम क्या है, तो पीएम सूर्य घर के अलावा पीएम कुसुम, नेशनल सोलर मिशन, सोलर पार्क एंड अल्ट्रा सोलर पार्क पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि जो और बेटर हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल बना सकें, उसके लिए 52,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर सोलर PV टू अचीव गीगावाट स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन हाई एफिशिएंसी सोलर PV, ठीक है। ग्लोबल लीडरशिप देखो तो इंडिया ने, एक तो ISA अपना कल की वीडियो में हमने देखा था, हेडक्वार्टर्ड इन गुड़गांव, और इसी के अंडर इन्होंने 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च किया 2018 में, फोकसिंग ऑन इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड। अब इसमें आप कमेंट करके ये बताओ कि किस ईयर में इंडिया ने जो ISA है उसमें जो सनशाइन कंट्रीज़ हैं उसके अलावा भी कंट्रीज़ ऐड हो सकते हैं, ये अमेंडमेंट किस ईयर में किया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में, अच्छा हम जल्दी से एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में इंडिया की रैंक कल कितनी थी हमने देखा था, तो थर्ड रैंक थी इंडिया की, ठीक है। किसको सरपास किया था, तो इंडिया ने किसको सरपास किया था, इंडिया ने सरपास किया था ब्राज़ील को पीछे करके इंडिया पहुंच गया था रैंक 3 पे, ठीक है। फिर हम अगला देख लेते हैं कि एलिफेंटा जो है वहाँ पे एक एंशियंट रिजर्वायर जो है पाया गया था, कल्चुरी डायनेस्टी के जो किंग थे उनका। और क्या कहते हैं, एलिफेंटा आइल जो है वो, क्या एलिफेंटा की जो केव्स हैं
वहाँ पे ये मिला है, ठीक है। उसके अलावा सॉइल सखी स्कीम कहाँ की है, तो सॉइल सखी स्कीम हमारी क्या कहते हैं महाराष्ट्र की है। ये स्कीम नहीं है, ये एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव है किसका, तो एक एनजीओ है। एनजीओ का नाम क्या है, एनजीओ का नाम है मन देसी, ठीक है, मन देसी। उसका ये एक इनिशिएटिव है। 8,000 से 10,000 तक प्रोडक्शन मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है वीमेन को, और इसके साथ साथ क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसके डेवलपमेंट में काम हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट प्लस एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स प्लस सॉइल रिस्टोरेशन, तो तीनों काफ़ी हेल्पफुल है। ये महाराष्ट्र का है, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। फिर टॉप 10 रूरल हाउस होल्ड ओन 44% लैंड इन इंडियाज़ वर्ल्ड, ठीक है। तो जो टॉप 10 रूरल हाउस होल्ड हैं, ठीक है, टॉप 10% उनके पास ही 44% लैंड है। बाकी 46% जो लोग हैं उनके पास कोई भी लैंड नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो रही है रूरल हाउस होल्ड की। तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो अब आज के लिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और कल हम लेकर आएंगे 11 अप्रैल का करंट अफेयर। ओके, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए और इसको रिवाइज़ करते रहिए। जो भी हमने कल पढ़ा, नोट्स बनाए, उसको एक एक बार देख लीजिए। भले ही आप उसको 1 घंटा बैठ के ना पढ़ें, आधा घंटा 15 मिनट रिवाइज 15 मिनट भी रिवाइज़ ना करें, सिर्फ 5 मिनट जो उसके हाइलाइट्स हैं वो देख लें। तो उससे क्या होगा कि जो आपका न्यूरॉन बनेगा वो न्यूरॉन स्ट्रांग होता जाएगा, बार बार मोटा। तो ये जो रिकॉल होगा वो बहुत अच्छा रिकॉल होगा, इसकी वजह कि आपने आज पढ़ा, फिर 2 महीने बाद पढ़ा, फिर 3 महीने बाद पढ़ा, ठीक है। आज पढ़ा, कल पढ़ लो, बार जल्दी इसको देखते रहो, भले ही उसमें आप 5 मिनट ही लगाओ। ओके, चलिए ठीक है, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।